हेलो एवरीवन, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की जो नई किताब है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान, उसका अध्याय 4 इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इस अध्याय में जो भी मुख्य मुख्य प्रश्न आए हैं और अभ्यास प्रश्न जो पाठ के अंत में आते हैं वो सब हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है यहाँ पर, हम ऐतिहासिक काल की गणना किस प्रकार करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम ऐतिहासिक काल की गणना ईसा मसीह के जन्म के समय से करते हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह के जन्म से हम समय की गणना करते हैं। ईसा के जन्म के बाद के वर्षों की गणना अंग्रेजी में एडी से किया जाता है, परंतु अब विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा अथवा सीई कहा जाता है। इसे हम 1947 ईस्वी सन 1947 अथवा 1947 सीई लिख सकते हैं। सीई का यह पूरा नाम हो जाएगा कॉमन एरा, सामान्य संवत। इसी प्रकार ईसा मसीह की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना अवरोही उल्टे क्रम में की जाती है। इसे बीसी या बीसीई या सामान्य संवत पूर्व से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 560 बीसीई सामान्य संवत पूर्व गौतम बुद्ध के जन्म की अनुमानित तिथि है। इसका अर्थ है गौतम बुद्ध या जन्म, यह आ जाएगा का गौतम बुद्ध का जन्म 560 प्लस 2024 माइनस 1 अर्थात 2583 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये तिथि जानने का तरीका है। प्रश्न दूसरा, इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करते हैं। जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध अथवा व्यापार की कुछ वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं तो वे बड़े ध्यान से अधिक स्रोतों से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है जब 1500 वर्ष से पहले की अगर कोई चीज़ें हैं तो उनको बड़ा ध्यान से संकलित किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहासकारों के साथ साथ ही पुरातत्व विज्ञानी मानव, पौधों एवं पशुओं द्वारा अपने द्वारा छोड़े गए अवशेषों का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं। उत्खनन यानी अगर मनुष्य, पेड़ पौधे या पशुओं के कोई भी अवशेष है वो लंबे समय के कारण पृथ्वी के किसी भाग में धरती के नीचे यानी मिट्टी के नीचे दब गए तो उनको खोदा जाता है, खनन करके निकाला जाता है और फिर उनका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार पूरा लेख शास्त्री प्राचीन अभिलेखों को पढ़कर मानव विज्ञानी मानव समाजों व संस्कृतियों का अध्ययन कर तथा जीवाश्म विज्ञानी जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन कर तथा भूविज्ञानी पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों का अध्ययन कर इतिहास को समझने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार ये हमें बताना चाह रहा है इस प्रश्न के उत्तर में कि विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अलग अलग तरीके से इतिहास को जानने, समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, आदि मानव किस प्रकार रहते थे, यानी पुराने समय में जो मनुष्य था वो किस प्रकार रहता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आदि मानव एक दूसरे की सहायता करने के लिए टोलियों अथवा समूह में रहते थे। यहाँ पर यह कह रहा है मनुष्य एक दूसरे की सहायता विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए ग्रुप में रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक यानी शिकार करते, आखेटक शिकारी को कहा जाता है, एवं खाद्य संग्राहक जंगल की जड़ी बूटियां, फल फूल आदि को इकट्ठा करते थे, संग्रहण करते थे खाद्य वस्तुओं का, तथा भोजन और आश्रय की निरंतर खोज करते रहते थे। यह समूह अस्थायी शिविरों, शैलाश्रयों अथवा गुफाओं में रहते थे। शैलाश्रय यानी जिसको हम गुफा भी कह सकते हैं उनमें, और अस्थायी शिविरों में ये लोग रहते थे। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया तथा पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों का निर्माण कर अपने जीवन को सरल बनाया। समय के साथ आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला, पशुओं के दांतों के पेंडेंट आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए थे तथा कभी कभी वे दूसरे समूह के साथ इनका आदान प्रदान करते थे। यानी मनुष्यों के जो समूह थे अगर बड़े हो जाते या अलग अलग समूह कभी मिलते तो उनमें वो आभूषणों आदि का आदान प्रदान करते।
अब पृष्ठ संख्या पेज संख्या 60 का प्रश्न है पहला। आपको क्या लगता है अतीत को समझने से हमें वर्तमान विश्व को समझने में कैसे सहायता मिलती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। ये कह रहा इतिहास है वो पुरानी बातें और नई बातों को जोड़ के लगातार संवाद करने का एक माध्यम है। यह आज के समाज और कल बीते समय के समाज के मध्य संवाद है। अतः हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ संख्या 67, जिसका पहला प्रश्न है क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचना एकत्र कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आप अपने हिसाब से देंगे। यहाँ पर हमने इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया है। उत्तर हम इस प्रकार देंगे, हाँ, हमने अपने घर पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है। इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम निम्न प्रकार की सूचना एकत्र कर सकते हैं। पुराने सिक्कों, पुस्तकों, वस्त्रों, आभूषणों, बर्तनों से हम ये सूचना एकत्रित कर सकते हैं कि सिक्के किस समय के हैं और उस समय का शासक कौन था। पुस्तकों से हम प्राचीन समय के जीवन, रहन सहन, खान पान आदि की सूचना एकत्र कर सकते हैं तथा पुराने घरों एवं भवनों से हम यह सूचना एकत्र कर सकते हैं कि उस समय लोग किस प्रकार के घरों में निवास करते थे, घर बनाने की क्या तकनीकें थी आदि, यानी उसमें किस प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जाता था घर बनाने में। अब अगला प्रश्न है पेज 68 का पहला प्रश्न। पेज 69 पर इतिहास के स्रोतों से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी को लिखिए। तो इस पेज नंबर 69 पर हमें पहला चित्र ये दे रखा है। इसके बारे में आप लिख सकते हो। यह चित्र गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त के एक सिक्के का है जिसमें उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। दूसरा जो चित्र है ये इस प्रकार का चित्र है जिसमें यह चित्र हीरो स्टोन पत्थर का है जो खूबसूरती से नक्काशीदार विरगल या हीरो पत्थर एक युद्ध में एक नायक की तरह एक व्यक्ति की बहादुरी और साहस को दर्शाता है। और तीसरा चित्र हमारा है अशोक स्तंभ का। इसमें यह चित्र अशोक स्तंभ की विजय के स्मारक का प्रतीक है। इसमें सम्राट की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गर्व को दर्शाता है जो भारत के उत्तर प्रदेश के सारनाथ संग्रहालय में प्रदर्शित है। पेज 70 का पहला प्रश्न है पाठ्य पुस्तक के पेज 70 पर दिए गए चित्र में शैलाश्रय के आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियों को देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इसमें क्या है आपके पेज नंबर 70 पर एक चित्र दे रखा है, शैलाश्रय का चित्र दे रखा है। वह मनुष्य अलग अलग गतिविधियां करता हुआ उसमें दिखाएगा। तो उसके बारे में आपको संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो यहाँ पर हमने कुछ विवरण लिखने का प्रयास किया है जो इस प्रकार है। इसका उत्तर हो जाएगा चित्र में शैलाश्रय के आरंभिक मानव से संबंधित गतिविधियों की पहचान व उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। पहला है संग्रहण। इस चित्र में कुछ लोग फल, बीज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों, ये स्पेलिंग सही लिख लेनी है आपको, संसाधनों इस प्रकार हो जाएगा, संसाधनों का संग्रहण कर रहे हैं जो उनके भोजन के प्रमुख स्रोत थे। और दूसरा हो जाएगा शिकार। इसमें लोगों को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। और इसमें दिखाया है आग जलाना। चित्र के एक तरफ कुछ लोग आग जलाते हुए दिख रहे हैं। आग का उपयोग गर्मी, खाना पकाने और शिकार करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार आप चित्र में और भी जो आपको दिखाई दे रहा है आपके अनुसार उसको इस प्रश्न के उत्तर में विवरण के रूप में लिख सकते हो। पेज नंबर 71 पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 72 पर दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। प्रश्न संख्या 1, यह कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। उन गतिविधियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी आप पहचान कर सकते हैं। तो इस पृष्ठ पर जो चित्र दे रखा है उसमें एक किसान द्वारा जो गतिविधियां हो रही है उनके बारे में हमें इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो उत्तर इस प्रकार हो जाएगा। पृष्ठ 72 पर दिए गए चित्र का अवलोकन करने पर कुछ सहस्त्राब्दी पूर्व के कृषक समुदाय द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार है। इसमें पहला है कृषि कार्य।
इस चित्र में कुछ लोग खेत में काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फसल काट रहे हैं और कुछ फसलों को इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। दूसरा है पशुपालन। खेती के अलावा गाय, भेड़ व अन्य जानवरों का पालन करते हुए दिखाया गया। तो इस पृष्ठ में एक किसान है, वो भेड़ और दूसरे जानवर को लेकर जा रहे हैं और दूसरी तरफ तालाब के पास गायें भी दिख रही है। तीसरा है कृषि एवं अन्य औजारों का निर्माण। इस चित्र में विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हुए पशुपालन के पास भी औजार दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति औजार बना रहा है और पशुपालक है, उसके कंधे पर भी एक प्रकार का औजार लिए हुए हैं। चौथा जलाशय। इस चित्र में खेती, पशु एवं अन्य घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त जलाशय को भी दिखाया गया। एक तालाब का दृश्य भी इस चित्र में दिया गया है। अब पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न। किताब के जो पाठ है उसके अंत में जो प्रश्न आते हैं वो अब आए हैं। तो पहला प्रश्न है, एक परियोजना के रूप में अपने आसपास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गांव में रह रहे हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। तो इसका उत्तर है नोट। इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक की सहायता से विद्यार्थी स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आपकी परिस्थितियां अलग हो सकती है। कुछ बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं, उनका उत्तर अलग होगा। कुछ बच्चे शहरों से है तो उनका विवरण अलग हो सकता है। हमने यहाँ पर गांव का बच्चा मानते हुए लिखने का प्रयास किया। अपने परिवार या गाँव का इतिहास लिखते समय निम्न परियोजना विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें पहला है परिवार के बुजुर्गों से साक्षात्कार। सबसे पहले आप अपने परिवार के बुजुर्ग या जानकार व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। दूसरा है पुराने दस्तावेजों और पत्र का अवलोकन। यदि परिवार में या गांव के अन्य व्यक्ति के पास कोई पुराने दस्तावेज उपलब्ध हो तो उनका अध्ययन करना। तीसरा हो जाएगा गांव के इतिहास को जानना। यदि गांव में कोई बुजुर्ग या अन्य व्यक्ति को गांव की स्थापना, प्रमुख घटनाओं, प्रसिद्ध व्यक्ति और गांव के सामाजिक संरचना की जानकारी हो तो उस पर चर्चा करें, क्योंकि गांव के जो इतिहास है ये जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। तो अगर बुजुर्गों को अगर इस प्रकार की कोई जानकारी है तो उनको भी हम एकत्रित करेंगे। चौथा स्थानीय मान्यता और परंपराएं। इसमें भी गाँव के इतिहास की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। स्थानीय जो मान्यताएं और परंपराएं होती है वो भी आपके इतिहास को दर्शाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब दूसरा प्रश्न है, क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, हाँ, हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार जासूस विभिन्न स्थानों की छिपी हुई जानकारी लाकर देते हैं, उसी प्रकार इतिहासकार भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर किसी देश के अतीत के इतिहास को उजागर करते हैं। अब तीसरा प्रश्न, तिथियों के साथ कुछ अभ्यास। पहला है समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों की कालक्रमानुसार तिथियों को कालक्रमानुसार लगाइए। 323 सामान्य संवत, 323 सामान्य संवत पूर्व, 100 सामान्य वर्ष पूर्व, 1900 सामान्य वर्ष पूर्व, 1090 सामान्य वर्ष और 2024 सामान्य वर्ष। इनको हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले आएगा 1900 सामान्य संवत पूर्व, इसको हमने पहले सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद 323 सामान्य संवत पूर्व, फिर 100 सामान्य संवत पूर्व, फिर ईसा मसीह का जन्म, ये बीच में आ जाए। इसके बाद 100 सामान्य संवत, 323 सामान्य वर्ष, 1090 सामान्य संवत और 2024 सामान्य संवत, और उसके बाद भविष्य आगे आने वाले साल हो जाएंगे। अब दूसरा है, यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था? उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व में हुआ। बुद्ध का जन्म 560 सामान्य संवत पूर्व हुआ और सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संवत पूर्व में हुआ। अतः सम्राट समुद्रगुप्त का जन्म बुद्ध के जन्म से 560 - 320 240 वर्ष पश्चात हुआ। अब तीसरा है, झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संवत में हुआ। उनका संबंध किस शताब्दी से? उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो इसका उत्तर इस प्रकार हो जाएगा, झांसी की रानी
राजधानी के जन्म का संबंध 19वीं शताब्दी से है। तो ये जो शताब्दी होती है वो जैसे 19वीं शताब्दी है तो ये 1801 से 1900 तक चलेगी। इस प्रकार आप शताब्दी का पता लगा सकते हैं। उनका जन्म भारत की स्वतंत्रता 1947 से 119 वर्ष पहले हुआ। तो भारत की स्वतंत्रता ये 20वीं शताब्दी में होती है, 20वीं शताब्दी के मध्य में। चौथा है 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 12,000 वर्ष पूर्व से अभिप्राय है आज से 12,000 वर्ष पहले। आज 2025 का वर्ष है तो 12,000 वर्ष में से 2025 घटाएंगे तथा उसमें 1 जोड़ेंगे। इस प्रकार 12,000 माइनस 2025 प्लस 1 बराबर 9,976 सामान्य संवत पूर्व आएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 9,976 सामान्य संवत पूर्व। अतः 12,000 वर्ष पूर्व की तिथि होती 9,976 सामान्य संवत पूर्व। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाइए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लीजिए। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए और उसमें भ्रमण से जुड़ी स्मृतियों व रोचक बातों या घटनाओं को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर आपको किसी संग्रहालय का भ्रमण करना है और उसके बारे में जानकारी लिखनी है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, मैं, यहाँ डबल मात्रा जाएगी, मैं अपने पास स्थित बागोर की हवेली नामक संग्रहालय का भ्रमण करने की योजना बना रहा हूँ। यह संग्रहालय उदयपुर शहर में जगदीश मंदिर के पीछे की तरफ गणगौर घाट के पास है। इस प्रकार आप जहाँ पर भी जाना चाह रहे हो उसके बारे में सामान्य जानकारी लिख लोगे, कहाँ पर है और आप कैसे जा रहे हो। इस संग्रहालय में विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कलात्मक प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाती है। इस संग्रहालय में प्राचीन वस्तुएं, चित्रकला, शिल्पकला, पुरानी मूर्तियां, संग्रहित ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। ये हमने पहले जानकारी प्राप्त कर ली। प्रदर्शनियों के विषय में जानकारी। बागोर की हवेली संग्रहालय में मुख्य रूप से राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है राजस्थानी चित्रकला। संग्रहालय में राजस्थानी चित्रकला के उत्कृष्ट उदाहरण है जिसमें मेवाड़ी, मारवाड़ी और मिनिएचर चित्रकला शैलियाँ शामिल है। इन चित्रों में राजस्थान के ऐतिहासिक और धार्मिक दृश्यों को दर्शाया गया है। दूसरा है हस्तशिल्प व शिल्पकला। यहाँ राजस्थानी हस्तशिल्प और शिल्पकला का संग्रह है जिसमें बारीक नक्काशी, राजस्थानी ऊनी कालीन, पीतल और कांसे के बर्तन और विभिन्न शिल्प कृतियाँ शामिल है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी सापा सहित विभिन्न शासकों की पगड़ियाँ भी इस संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। तीसरा है मूर्तियाँ और धार्मिक कला। हवेली के संग्रहालय में प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ और मंदिर से जुड़ी अन्य धार्मिक कृतियाँ प्रदर्शित की गई है। चौथा है लोक कला और संस्कृति। यहाँ राजस्थान के लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक पहनावे के बारे में भी जानकारी मिलती है। संग्रहालय में विभिन्न जनजातियों और समुदायों की पारंपरिक वस्तुएं भी देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हम सारे विवरण हम लिख देंगे जिस संग्रहालय में हम भ्रमण करने जा रहे हैं उसमें जो भी वस्तुएं प्रदर्शित की गई उनके बारे में। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न के उत्तर में जो भी हम भ्रमण के दौरान देखेंगे चीजें वो सारी चीजों का वर्णन यहाँ कर देंगे। पांचवा प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी अथवा इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए और उनसे स्थानीय इतिहास है उन्हें उसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आप अपने विद्यालय स्तर पर इस कार्यक्रम को आयोजित करके फिर लिखेंगे। इस प्रकार इस वीडियो में हमने कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी की नई किताब सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व पाठ के बाद में आए अभ्यास प्रश्नों को हल किया। इन प्रश्नों को अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को हल किया गया है। तो वहाँ से भी आप इन प्रश्नों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उनके नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।